This is the third lecture of application of derivative and थर्ड लेक्चर ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ऑल्सो। तो आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज बताएंगे एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बनाना सिखाएंगे एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी देखने वाले। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको इसमें आज हम पढ़ाना चाहेंगे, आज बताना चाहेंगे इसके बारे में कि एंगल बिटवीन टू कर्व नामक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब। अगर कभी भी आपको एंगल बिटवीन टू कर्व की बात की जाए, जो कि जनरली आता है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस कर्व, दो कर्व का इक्वेशन देगा एंड उन दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो आई होप कि आप समझ सकते हो, यस सर ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्री, उसमें नो डाउट है ना कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं कि टेंजेंट नॉर्मल के टॉपिक में एंगल बिटवीन टू कर्व को समझने वाले। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व का मतलब क्या हुआ। जब भी दो कर्व बच्चों इंटरसेक्ट करेगा, लाइक इसको एज्यूम कर लेते हैं कर्व C1 एंड इसको एज्यूम कर लेते हैं कर्व C2, तो दोनों कर्व किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एंड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ये भी टेंजेंट, ये हो गया हमारा T1 एंड ये दूसरा टेंजेंट, ये हो गया हमारा T2। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जरूरी नहीं कि दोनों परपेंडिकुलर ही हो, कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। समझ रहे हैं मेरी बात? टेंजेंट्स ड्रॉ टू द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि बच्चों उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं, वो टेंजेंट जो है वह कौन कौन एंगल बना रहा है ना, कौन एंगल बना रहा है, हम लोग उस एंगल के बारे में बात करते हैं एंड उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व। आई मेरी बात समझ? सिंपल कहने का मतलब कि आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा कर्व है, लाइक C1 कर्व जो है, C1 कर्व का स्लोप एज्यूम कर लेते हैं M1 है एंड हमारा दूसरा कर्व है C2 एंड इस C2 कर्व का स्लोप एज्यूम कर लेते हैं M2 है। ऑलराइट, कर्व स्लोप दोनों का एंड दोनों के बीच का अगर एंगल हम लोग थीटा बोले हैं, दोनों के कर्व के बीच का, लाइक ये हमारा टेंजेंट T1 है, ध्यान से समझना, एंड ये टेंजेंट हमारा T2। ऑलराइट, एंड इन दोनों के बीच में दो ही प्रकार के एंगल बनेंगे, एक थीटा तो दूसरा 180 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑप्शन से भी आप ढूंढ लोगे। तो इस थीटा की जगह पे क्या बच्चों वी कैन राइट एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कि tan थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2, याद है, डिवाइडेड बाई M1 माइनस M1 इंटू M2 होता है। ऑलराइट, यस सर, ये बात तो आप पढ़े थे। हाँ, एक बात आप भूल गए कि यहाँ पे माइनस एंड नीचे में प्लस होता है, याद है, ये बात सत्य है कि tan थीटा अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग आपको बता चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि tan थीटा जो होता है वह M1 माइनस M2, अगर इसका स्लोप M1 और इसका स्लोप M2 है तब। तो यहां से हम लोग थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो थीटा इज कैन बी रिटन एज tan इनवर्स M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। सिंपल, ये हो गए हमारे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। डायरेक्ट हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। इन्वर्स करने की कोई जरूरत नहीं, बट ठीक है, आज हमें एंगल बिटवीन टू कर्व हमारा कॉन्सेप्ट। आ रही मेरी बात सांग को समझ? यस सर। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है बच्चों, जेई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ ढंग से आपको बता दिया है कि एंगल बिटवीन, क्या बता दिया है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, ऑलराइट, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट 16,8 इज। आज आपको पॉइंट भी दे चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये समझते हो ये जो 16,8 पॉइंट है ये इस कर्व C1 एंड इस कर्व C2 पे दोनों पे होगा। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप पुट करके चेक कर सकते हो गया होगा, यस बिल्कुल होगा। अच्छा, इन दोनों कर्व का बच्चों वी कैन ड्रॉ द ग्राफ इजीली, हम लोग बहुत आसानी से इन दोनों कर्व का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर? अरे भाई ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो इस प्रकार से राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया, यस और नो, जिसका फोकस 1 होगा। एंड दूसरे कर्व की अगर बात करें तो दूसरा कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, यानी कि यह अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हुआ सर, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो। तो ये हो गया हमारे पास 32y। हाँ बहुत आसान। तो जब कभी भी ऐसे ड्राइंग बनाने का मौका मिले, जब कभी भी ऐसे ग्राफ बनाने का मौका मिले तो जरूर कीजिएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, तो ये कर्व तो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एंड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड 0,0 पे तो हमें दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये इसी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों इस पॉइंट पे, इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस प्रकार से ब्लू कलर से, एंड जो डार्क रेड कलर से कर्व है उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए कुछ इस प्रकार से, एंड इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है से ऐसा। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है सर, वी यूज द फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल टू, यस tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात, सत्य बात है सर। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें सर m1 एंड m2 चाहिए, हम बोले हाँ। तो कर्व 1 को हमने एज्यूम करा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, तो यहां से सर वी कैन से कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 32 हो गया, सहमत। तो इसका अगर स्लोप निकालना है m1, यानी कि सर इसको डिफरेंशिएट कर देना होगा किस पॉइंट पे, है ना, एट कहां पे 16,8 वाले पॉइंट पे। तो यहां से सर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। सबसे पहले 1/32 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, एंड x की जगह पे वी हैव टू पुट कितना 16। तो अगर इसकी जगह पे 16 पुट कर ही दिए हैं तो ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया हमारे पास 1, यानी कि m1 1 आ गया। एंड अब सर अगर हम लोग m2 की बात करें, यस, तो m2 फाइंड करने के लिए C2 कर्व पे आपका नजर जाएगा, एंड C2 कर्व जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एंड इसका जो बच्चों टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसका नाम हम लोग करेंगे m2, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा हमें उसी पॉइंट पे 16,8 पे। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो बोथ साइड डिफरेंशिएट क्या हो गया 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एंड y भी है इसीलिए dy अपॉन dx, यस और, एंड 4x का हो गया 4, एंड नाउ बच्चों यहां से वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4/2y, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास आ गया क्या चीज कि भाई dy अपॉन dx जो है, dy अपॉन dx जो है वो कितना आया, वो हमारे पास आ चुका है 2/y, एंड सर हमें 2/y, एंड हमें y के जगह पे अब की बार 8 पुट करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये आ गया हमारे पास 1/4, दिस इज आर m2, सहमत। ये हमारा m2 हो गया, और m1 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारा m1 हो गया। यहां से m1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है बच्चों,
जैसे ही दोनों टेंजेंट का आपको स्लोप मिल जाए तो दोनों टेंजेंट के बीच में क्या एंगल है, ये बताने के लिए आप इस फॉर्मूला का आराम से यूज कर सकते हो। तो वी कैन राइट कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 एंड m1 कितना है हमारे पास 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/4 एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करें देन tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए एंड ये बन गए 3/5। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू वी हैव 3/5। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू वी हैव tan इनवर्स, ऑलराइट, tan इनवर्स 3/5 वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू कर्व। सहमत? एक क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी tan इनवर्स 3/5। आई मेरी बात समझ में? बहुत आसान, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दों पे। अगला मुद्दा हमारा है एक कॉन्सेप्ट अगेन, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब पता है आपको? ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। मत घबराइए, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको डराएंगे, बट मत डरना, समझ के रखना कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व यानी दो कर्व जो है परपेंडिकुलर होगा, इसका क्या मतलब सर? हम बोले उन दोनों कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो दोनों टेंजेंट 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर होगा। एग्री और नॉट एग्री? एज्यूम कर लें कि अगर हमारा इस प्रकार से कोई एक कर्व है एंड इस प्रकार से कोई एक कर्व है, ऑलराइट, एंड इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एंड इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग कहेंगे यस दोनों कर्व जो है ऑर्थोगोनल। गेटिंग और नॉट गेटिंग बच्चों? दोनों कर्व कैसा है? ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात, मत घबराना, बहुत सिंपल है कि एंगल बिटवीन टू कर्व ना बच्चों, एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल, दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये हमारा कर्व C1 है एंड ये हमारा कर्व C2 है तो दोनों टेंजेंट ना, दोनों कर्व पे जो टेंजेंट होगा जहां इंटरसेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात कि जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां की बात हो रही, तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो आप तो ये समझ गए ना, 90 डिग्री होगा तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे, है ना, कि डायरेक्ट हम लोग tan थीटा में थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको ऑर्थोगोनल के लिए सिंपल tan थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि हम लोग इसका यूज कर लेंगे इस वाले फॉर्मूला, डायरेक्ट एंड थीटा की जगह पे 90 पुट। सिंपल है, बहुत बार भी आप देख चुके हैं। इनफाइनाइट मत पुट कीजिएगा, 1/0 कीजिएगा। आइए जरा आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो दो कर्व है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल? बताइए, क्या ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है? मेरी आवाज है बच्चों साफ साफ? आज इंटरनेट का बहुत इशू रहा। तो सबसे पहले आप कहोगे सर प्ले विथ ग्राफ, क्योंकि ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो सर ये दोनों ग्राफ तो काफी इजी है। हम बोले यस, एक ग्राफ आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का है, यानी कि इस प्रकार से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया, एंड दूसरा ग्राफ सर x इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर का है इस प्रकार से, एंड इन दोनों कर्व इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ होगा और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ होगा। इन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो हालांकि ये इतना आसान क्वेश्चन है कि दोनों कर्व जो है 1,1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, हालांकि निकाल लोगे आप इक्वेशन सॉल्विंग में, इधर का डाल के इधर एंड इधर का डाल के इधर। तो अब आपको दोनों कर्व पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए उस, अगर इसका नाम कर दे C1 एंड इसका नाम कर दे C2, कर्व 1 एंड कर्व 2, तो दोनों का जो स्लोप होगा है ना, उसके स्लोप को अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को M1 और M2 नाम दे दें, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड फर्स्ट कर्व जो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, एंड इसका अगर हम लोग M1 फाइंड करें यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करें कहां पे 1,1, यानी कि 1,1 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वह क्या होगा। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ से, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन शशांक बताए थे कि 2y होगा इनटू में dy अपॉन dx होगा, एंड x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो यहां से हमारे पास dy अपॉन dx जो है वह क्या हो गया, वह आ गया 1 अपॉन 2y के, एंड y की जगह पे सिंपली पुट कर देते हैं 1, तो बच्चों हमें पता चला कि m1 जो है फाइनली वो 1/2 है। ऑल राइट, m1 जो है वो क्या है 1/2, सहमत। अब इसी प्रकार से m2 भी निकालना चाहिए, तो m2 निकालने के लिए कर्व 2 को देखना पड़ेगा, एंड कर्व 2 क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है सर, तो इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे 1,1 पे, आ रही नहीं बात समझ, एट 1,1 पे, तो सर इसको डिफरेंशिएट करोगे, हम बोले यस, तो सर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, एंड x के जगह पे आप पुट करोगे 1, यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका जो m2 है वह 2 है, m1 जो है वह कितना है आपका 1/2 है, एंड m2 कितना है बच्चों, वह आपका 2 है। नाउ अब हमें क्या देखना है, चेक करना है कि दोनों कर्व जो है वह ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑलराइट, तो दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। ऑलराइट, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्लास 11th, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन बच्चों देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप बिकम -1, तो हमें ये चीज चेक कर लेना चाहिए। एंड अगर इसको हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास m1 जो है वो गिवन है एंड m2 जो है वो गिवन है, तो आइए जरा चेक करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग m1 इंटू m2 की बात करें तो m1 तो 1/2 है, अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है, एंड m2 तो 2 है, फाइंड आउट करा है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 की इक्वल आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये -1 की इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे कर्व हैं है ना, वह क्या है, कर्व C1 एंड कर्व C2 एट 1,1 आर नॉट ऑर्थोगोनल। एग्री, मतलब कि 1,-1 पे यह ऑर्थोगोनल नहीं, लेकिन अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई, 1,1 पे यह ऑर्थोगोनल नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कर्व एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस, 0,0 पे, तो सर 0,0 पे क्या ये कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो आप कहोगे सर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ। हालांकि ये प्रोसेस का आप सहायता ले सकते हो, कर सकते हो, बट साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एट 0,0 क्लियरली है ना, x एक्सिस एंड y एक्सिस
आर द टेंजेंट्स। हाँ या ना? ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर्व का टेंजेंट हो गया। ओके, देन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट 0,0। सिंपल बात कि यह 0,0 पे ऑर्थोगोनल है बट 1,1 पे नहीं। तो ऐसे धरफरी में आकर के कम जवाब देकर के ही नहीं निकलना है। जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उस हर एक जगह का पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दूसरा काम स्लोप फाइंड करेंगे, एंड तीसरा काम उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करेंगे। एंड ऑर्थोगोनल अगर होगा तो m1 इंटू m2 जो होगा -1 की इक्वल होगा। अगर 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 m1 इंटू m2 -1 की इक्वल नहीं हुआ तो नॉट ऑर्थोगोनल। सिंपल बात, उसके बीच का कुछ एंगल होगा एंड वो एंगल आपको पता है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो क्लास 11th स्ट्रेट लाइन को इस टेंजेंट नॉर्मल के साथ? सेम सेम ना, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत अलग अलग नहीं, सेम सेम। हाँ, लेकिन अब जो है हमारे पास वो डेरिवेटिव का तलवार है, ऐसा कह सकते हैं। एंड डेरिवेटिव के तलवार से अलग अप्रोच मिल जाता है। आइए जरा देखते हैं इस कर्व के बारे में। ये क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा ये बच्चों, ये प्यारा सा पिद्दी सा क्वेश्चन जेईई मेन का पूछा हो, बहुत आसान, आप आराम से बना सकते हो इस प्यारे से जेईई मेन के क्वेश्चन। यस और नो बनेगा प्रवीण? आया ना? आसान है, जवाब देना जरूर। चलो जल्दी से बताओ। बताइए, दो कर्व दे रखा है, दोनों कर्व का आप क्या करोगे? कट्स एट राइट एंगल देन k इज इक्वल टू, यानी कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ना, जो किसी भी क्वेश्चन को बनाने का अगर कोई की कॉन्सेप्ट होगा तो इस कर्व का की कॉन्सेप्ट यही होगा कि सर पहले वाले कर्व का स्लोप एंड दूसरे वाले कर्व का स्लोप टेंजेंट का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 की इक्वल कर देंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल, तो पहले तो निकालना होगा आप। यस, कैसे निकाला जाए? बोले बहुत आसान, देखिए कैसे निकाला जाए। सबसे पहले कर्व 1 जो है, इस कर्व 1 C1 y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y स्क्वायर को आप ना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, यानी कि m1 निकालने के लिए आप क्या काम करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, किस पॉइंट पे सर डिफरेंशिएट करें? वो तो सर नहीं पता है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता है। हम बोले ओके, तो लाइक एज्यूम कर लो x, y पे ही इंटरसेक्ट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो x का तो 1 हो गया बच्चों, एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy/dx। तो यहां से आप कह सकते हो कि dy/dx जो है वो हमारे पास आ गया कितना? 1/2y। एंड ये भी कह सकते हो कि दिस इज द सर m1 हमारे पास आ गया y की ही टर्म में, क्योंकि ये दोनों y पे ही x, y ही पॉइंट हम एज्यूम कर लिए, जनरल पॉइंट हमें नहीं पता। ओके, दूसरी बात, कर्व 2 के बारे में वही विचार रखोगे आप कि सर कर्व 2 जो है हमारे पास xy इज इक्वल टू k। ऑल राइट, बोले हाँ, तो xy इज इक्वल टू k, तो सर इसका भी टेंजेंट होगा एट x1, y1 पे, तो उसका भी स्लोप होगा, राइट ना? तो स्लोप होगा तो उस स्लोप का टेंजेंट होगा, तो इसका मतलब m2 जो होगा सर वह dy/dx होगा। हम बोले यस, तो इस कर्व को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, y इज इक्वल टू k/x। एग्री और नॉट? y इज इक्वल टू सिंपल k/x। तो यहां से k/x, तो k कांस्टेंट है, बाहर चला गया, एंड 1/x का डेरिवेटिव भूले तो नहीं,
-1/x² होता है। याद है क्या बोल गए? तो यहां से आपको साफ साफ चमक गया होगा कि बच्चों m2 जो है वो हमारे पास -k/x² है। ये हमारा m2 आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। एग्री? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारा m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो पक्का -1 के इक्वल होना ही चाहिए। यस और नो? पक्का होना ही चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में यहां से? यस। तो अगर हम लोग यहां से m1 एंड m2 के स्लोप को बच्चों क्या करें, इक्वेट कर दें, लाइक m1 जो है हमारे मल्टीप्लाई कर दें, तो m1 जो है हमारे पास 1/2y है एंड m2 जो है हमारे पास -k/x² है इज इक्वल टू -1। सर अब इसमें तो x भी है, y भी है एंड k भी है, यहीं पे अटकाया। आई बात समझ में? यहीं पे वो अटका सकता है और अटकाया भी होगा। तो अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने होंगे। यस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने होंगे कि कौन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आपको पॉइंट एज्यूम करने होंगे, लाइक थोड़ा सा अब क्या करना होगा, आपको ट्रिक से निकलना होगा। तो ये हमारा कर्व 2 एंड ये हमारा उसका स्लोप। ऑलराइट, तो x इज इक्वल टू y² है। तो अगर लाइक मान के चलो हम लोग x की जगह पे कुछ भी पॉइंट फाइंड आउट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा k है एंड इसी k की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सहमत है यहां तक की बात से? तो अगर हम लोग ऐसा कोई भी पॉइंट बोल लो कि लाइक इस कर्व को सेटिस्फाई कर जाए, बहुत सारे पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला प्रवीण, बहुत सारे पॉइंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1/2 पुट करते हैं, अगर की बात हो रही, इफ वी पुट, क्योंकि ऐसे अनेकों पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करे। ऑलराइट, या फिर हम ये कहें कि पैरामेट्रिक पॉइंट ढूंढ लो, है ना? तो फिर वही बात हो गई ना, पैरामेट्रिक पॉइंट थोड़ा सा बेसिक से ऊपर लेवल में चला गया, बट पैरामेट्रिक पॉइंट तो यही होता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो उस कर्व पे हो। तो अगर x की जगह पे 1/2 रखते हैं तो बच्चों हमारा y क्या हो जाएगा, ±1/√2। सेटिस्फाई करेगा? सहमत और नॉट सहमत, ये बताइए। तो सिंपल सी बात है ना, इसको सर सेटिस्फाई ये कर गया ये पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 1/2 इंटू वाई की जगह पे प्लस माइनस डाल दें y की जगह पे, यानी कि अगर हम लोग 1/y देखें तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1/y की जगह पे हम लोग ±√2 डाल देते हैं। क्या कहते हो? मल्टीप्लाइड विथ -k एंड 1/x² की जगह पे 2 का स्क्वायर डाल देते हैं इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास आ गया ±√2/2 +1 इज इक्वल टू 4k²। एंड अगर अब हम लोग k की बात करें तो 4 का डिवाइड बोथ साइड। ऑलराइट, तो ये हो गया ±√2/8 +1/4 इज इक्वल टू k²। सहमत? एंड अब इन दोनों को आप जोड़ोगे घटाओगे तो बताओ कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर लोगे तो k इज इक्वल टू अंडर रूट ये √2/8 बच्चों कितना हो गया, 1 से छोटा? यस और नो बताइए। यस सर। एंड k का वैल्यू तो हम लोग, हाँ ठीक है, तो बस यही ऐसे ही रहने देते हैं, ±√2/8 +1/4 इज योर आंसर। आई बात समझ? इस प्रकार के क्वेश्चन भी होंगे। ये
था हमारा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ अ टू कर्व का सारी बात। नाउ हाँ, प्रोडक्ट रूल से, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल से, हाँ हाँ, उसमें उसके स्लोप में ना के नहीं आएगा, एग्री, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर हो सकता है, बहुत बढ़िया आप बोल, चलो बढ़िया है, वो भी एक बार ट्राई करना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, एंड अगला कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये टेंजेंट सबको समझ में आता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी समझ में आता है, लेकिन ये सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, नॉर्मल भी समझ में आता है, ये सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट नामक वर्ड जो है ये बच्चे को बहुत परेशान करता है। तो आइए जरा हम आपको एक बार बता दें डिटेल में कि ये क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या होता है सब टेंजेंट, एंड क्या होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, एंड क्या होता है नॉर्मल, एंड क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड क्या होता है सब नॉर्मल, एंड क्या होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एक बड़ा अच्छा कर्व आप लोगों के सामने बनाया गया है जो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई जनरल कर्व है, जिस कर्व पे एक पॉइंट P है एंड इस P पॉइंट से एक लाइन है जो इसको टच करते हुए जाता है। तो आप में से हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह दोगे यही तो है टेंजेंट, बचपन से क्लास 10th में पहली बार नाम सुने थे, इसी को टेंजेंट कहते हैं, जो उस लाइन को, जो उस कर्व को टच करते हुए चला जाए एंड जो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर दिखे उसको सर कहते हैं हम लोग नॉर्मल। आई बात समझ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो अब आपको बता दें, एंड ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लेंथ वाले सिचुएशन में। ओके, इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को नहीं भूलें। ओके, अब लेंथ समझ में आ गया, सॉरी टेंजेंट समझ में आ गया, नॉर्मल समझ में आ गया। सर लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं, बड़ा अच्छी बात है, ये जितना बड़ा आप लाइन ड्रॉ किए वो है क्या, नहीं, उसको लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं कहते। ये आपको पी पॉइंट दिखाई दे रहा है सबको, एंड ये टी पॉइंट भी दिखाई दे रहा है जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पी से टी के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझें या नहीं समझे, एक्स एंड वाई एक्सिस जब होगा तब, है ना। एंड इस पीजी वाले दूरी को, इस पीजी वाले दूरी को, यानी कि देख रहे हो ना आपके एक्स एक्सिस का इंपॉर्टेंस है, इस पीजी वाले दूरी को सर हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छी समझ लेना। अब दो बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, ये वर्ड तो काफी डराता है, सब टेंजेंट किसको कहते हैं, आई बात समझ में। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो नीचे में जो ये आपका बेस रहा, इस रेड वाले लाइन को बच्चों हम लोग कहते हैं सब टेंजेंट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, सब टेंजेंट किसको कहते हैं, है ना। यानी कि अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा तो इसको हम लोग सब टेंजेंट कहेंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात लगे हाथ बता दें, ये M से G के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं बच्चों सब नॉर्मल। एकदम छोटा सा गैप डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हम लोग कहते हैं सब नॉर्मल। क्लियर। तो आइए जरा लिस्ट बना ही रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको कि इस फिगर में पीटी को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीजी को कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड बच्चों टीएम को कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रियली बताते हैं, आप भूल जाओ, पक्का भूलता है बच्चा। एंड इस mg को कहते हैं हम लोग, इसीलिए इतने अच्छे से खूबसूरत से लिख देते हैं हम कि इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आई मेरी बात समझ में, बहुत आसान कहिए हाँ या है ना।
ठीक है। बट अभी तक तो हम आपको ये इंट्रोड्यूस किए कि कौन क्या है, ऑलराइट, कौन क्या है हम आपको ये इंट्रोड्यूस किए, लेकिन मैथमेटिकली अभी तक तो दिखाएं, मैथमेटिकली बताना चाहेंगे। इस एंगल को बच्चों एज्यूम कर लेते हैं थीटा। कौन सा एंगल समझ रहे हैं? टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को हमने थीटा एज्यूम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट सर कैसे फाइंड करेंगे? हम बोले हाँ, यही है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो सर ये पीटी है, स्केल लेंगे और मेजर करके लिख देंगे। बोले ना मुन्ना ना, इतना आसान जिंदगी नहीं है ना, कि स्केल स्केल समझ रहे हो ना, लेकर के मेजर कर लें। हाँ, इतना आसान तो नहीं होगा। यही हमें पीटी बताना, जोक सुनाए प्रवीर, है ना, यही हमें पीटी फाइंड आउट करना। अब आपको इस पीटी में दिखाई दे रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे एम पे 90 डिग्री है, ये हमारा वाई है एंड ये हमारा टीएम है, ठीक है, एंड ये हमारा पीटी है। तो बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो इन ट्रायंगल किसमें? पीटीएम में। पीटीएम करते हो ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, क्या करेंगे? साइन थीटा लगा देंगे सर। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि वी हैव टू राइट पीएम अपॉन पीटी। सहमत? पीएम अपॉन पीटी। एंड अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे, देखना समझना, कलाकारी सीखना इसे। अगर सर इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि आप ये कहना चाहते हो पीटी अपॉन पीएम कर दें, क्योंकि हमारा असली फोकस कहां पे होना चाहिए बच्चों? हमारा असली फोकस कहां होना चाहिए? इस पे, इस पे। आई बात समझ में? इस पे, इस पे, समझ रहे हो? पीटी पे, क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट खेल रहे हैं। तो इसके जगह पे सर हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे और कुछ ही क्षणों में इसके जगह पे कॉसेक थीटा लिख देंगे। तब कहोगे हाँ मजा आया। नाउ इसके बाद क्या करो? इसके बाद कहोगे सर बस बहुत आसान कि पीटी इज इक्वल टू बन गया पीएम इंटू कॉसेक थीटा। एंड ये पीटी के जगह पे, सॉरी, इस पीएम के जगह पे क्या लिखना चाहो? कौन सर पीएम के जगह पे सिंपल ना पुट कर दो वाई, तो पीटी इज इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक थीटा। ये हो गए हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये बहुत मजेदार नहीं, ठीक है, ये बहुत मजेदार नहीं है। एंड थीटा क्या है? थीटा एंगल है टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच। तो सर ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट नहीं हुआ? हम बोले हाँ, सभी का बच्चों कॉसेक थीटा की जगह पे आप एम नहीं लिख सकते। आप याद करो, आप टेन थीटा अगर देख लो तो उस टेन थीटा की जगह पे एम लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को इन टर्म्स ऑफ एम में देखना हो तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू टेन थीटा। एग्री? सबसे पहले हमें इस कॉसेक को टेन में बदलने की साजिश करनी होगी। टेन में बदलेंगे तभी सर हम लोग जान पाएंगे कि इसमें m कहां पे। अच्छा, तो एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, वी कैन इजिली राइट ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि कुछ ही क्षणों में हम इस कॉट को टेन में बदल देंगे एंड कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। नाउ यहां से एक बहुत शानदार बात लिखने जा रहे हैं कि पीटी इज इक्वल टू वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर।
आई मेरी बात समझ में? हाँ या ना, बताइए। एंड दिस इज द बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है मेरी ये बात? दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको और सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्मूला बुक में नहीं होता है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं एंड जो बुक में होता है वो दिखाते हैं। ठीक, कैसा होता है सर बुक में? पहले देखो, अगर आपको ये भी याद है तो ओके है, सवाल बन जाएंगे। अगर आपको ये भी याद है तो भी ओके, सवाल बन जाएंगे। लेकिन हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट में अब हमारा मन है कि हम dy अपॉन dx में देखें। समझ रहे हो मेरी बात को प्रवीण? अब हमारा मन है कि हम dy अपॉन dx की शक्ल में देखें। तो ठीक है सर, यहां के आगे थोड़ा सा पेन बढ़ाएंगे एंड वी हैव pt इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास सर? y इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया y इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सहमत? कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो यहां से सर m की जगह पे वी कैन इजिली राइट क्या चीज? dy अपॉन dx ना। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर से बाहर भागेगा, भागेगा ना, हटा दें इसको। चलो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही हमारे पास, तो ओवरऑल बच्चों वी हैव लेंथ ऑफ टेंजेंट इन dy अपॉन dx ऑल्सो। dy अपॉन dx के भी टर्म में हमने देख लिया, हमने m के टर्म में देख लिया, हमने tan थीटा के टर्म में देख लिया। आई मेरी बात समझ में? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब अगली बात पे चले, लेंथ ऑफ टेंजेंट जैसे ही कर लिए तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पे देखें। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, आइए सेकेंड पॉइंट, ये हमारा टीएम जो है वो सब टेंजेंट। तो अब जरा देखो बच्चों, अब हम लोग ये डिसाइड कर लें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सर फिगर में क्या था बताना प्लीज। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फिगर में क्या था? फिगर में था टीएम, भूल गए? वाह बहुत अच्छा किया। अब इस टीएम में फिर से हम लोग कहेंगे कि चलो इस टीएम के लिए पीटीएम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पीटीएम में ही चलो। पीटीएम ट्रायंगल में चलोगे तो अब आपको टीएम को इंट्रोड्यूस करना एंड पीएम को इंट्रोड्यूस करना। तो tan थीटा लगा देंगे तो डायरेक्टली एन लिख देंगे, लेकिन हमें टीएम चाहिए, टीएम ऊपर चाहिए। ठीक है सर, तो cot थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट टीएम अपॉन यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर टीएम। पीएम नीचे रहा, सहमत? एंड यहां से वी कैन इजिली से कि टीएम जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल टू पीएम कॉट थीटा। एंड बच्चों पीएम की जगह पे क्या पुट कर देना चाहिए? एंड पीएम की जगह पे वी कैन इजिली पुट वाई। तो एक फॉर्मूला आपको दिखा होगा, इतना भी काफी है, इतना अगर याद रहता है तो भी आपका काम बन जाए कि ठीक है सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो हो गया वो y इंटू कॉट थीटा। सहमत? पहला चीज। लेकिन आप बोलते हो m के फॉर्म में भी देखने का अगर दिल ही ख्वाहिश हो तो क्या करो? तो m के फॉर्म में अगर देखने का दिल ही ख्वाहिश हो तो सबसे पहले इसके जगह पे 1 अपॉन कॉट कर दो एंड इसके जगह पे आप कर दो y अपॉन 1 अपॉन tan कर दो एंड इसके जगह पे कर दो y अपॉन m। तो ये हो गया बच्चों हमारे क्या चीज? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ m। अब अगर हमें dy अपॉन dx के टर्म में भी देखना हो तो बच्चों dtm इज इक्वल टू क्या चीज? y इंटू dx अपॉन dy। चलेगा क्या बताओ? चलेगा? गजब बात सर, है ना? यानी कि ये काफी अच्छी बात हुई, है ना? y अपॉन dy अपॉन dx याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात तो हम आपको बताएं ही नहीं कि ये जो सारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये लेंथ पढ़ रहे हैं, तो मॉड लगाना अनिवार्य होगा। मॉड लगाना सब में आ रही बात समझ में, तो कॉमन बात है, जरूर लगाओगे, क्योंकि लेंथ तो कभी निगेटिव होगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। सहमत? लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, चलो अब अगले पे बात करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, थर्ड पॉइंट उठाएं, क्या चीज? लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि पीजी। ओके, थर्ड पॉइंट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि पीजी। तो पीजी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो? पीजी के लिए सर कौन सा ट्रायंगल दिखाओगे आप? हम बोले देखो, पीजी के लिए पीएमजी ट्रायंगल दिखाएंगे। इन ट्रायंगल पीएमजी, इन ट्रायंगल पीएमजी, पीएमजी ट्रायंगल में बच्चों अब हमें पीजी जो है ये हाइपोटेनस है, एंड ये हमारा पीजी हाइपोटेनस। अब इसमें बताओ कौन सा ट्रिगोमेट्रिक? तो हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। इस वाई को आप हमेशा लाते हो, है ना? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा पहले लगा लेते हैं। ऑलराइट, कॉस। अच्छा, इसके बीच में एंगल तो अब थीटा नहीं है, कोई और एंगल होगा यहाँ पे, है ना बच्चों? ये एंगल कोई और होना चाहिए, बताओ कौन सा एंगल होगा ये? पीजीएम, क्योंकि ट्रायंगल तो हम लोग बदल लिए हैं एंड पीएमजी ट्रायंगल कर लिए हैं। ऑलराइट, पीएमजी ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू, हम लिख पाएंगे पीएम, क्या चीज बताओ? पीएम अपॉन, इस एंगल को अब हमें कोई और एंगल एज्यूम करना होगा ना, इसको 90 माइनस थीटा। यस, मजा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सहमत? 90 माइनस थीटा होगा ये, यस और नो? तो अब की बार आप लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, 90 माइनस थीटा ये एंगल। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमें इस पीएम और इस पीजी को चाहिए। तो इस पीएम और पीजी के लिए हम लोगों को सर यूज करना होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर पीएम है, एंड हाइपोटेनस सर पीजी। सहमत? एंड ये अगले ही लाइन में बन गया cos थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन पीजी। अब हमें क्या निकालना है? पीजी। रेसिप्रोकल कर दे सबसे पहले, तो अगर रेसिप्रोकल करें तो वी हैव पीजी अपॉन पीएम इज इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा, यानी कि पीजी इज इक्वल टू पीएम मल्टीप्लाइड विद सेक थीटा, यानी कि इस पीएम के जगह पे बच्चों वी कैन पुट वाई सेक थीटा। यहां से आपको क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल का आइडिया मिला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। बट आपको तो पता ही है कि सेक थीटा को हम लोग झट से कन्वर्ट करते हैं एंड एम में देखने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर यहां से इस पीजी को हम लोग देखें तो बच्चों इस सेक थीटा की जगह पे वी कैन इजिली राइट, शशांक फॉर्मूला तो याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड इस टेन थीटा की जगह पे बच्चों आप हमसे जबरदस्ती भी लिखवा दोगे क्या चीज? अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ एम। समझना, भूलना मत, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप कहते हो कि सर आप dy अपॉन dx में भी देखना पसंद करते हो, हम बोले हाँ, तो थोड़ा सा और अगर कैलकुलेशन बढ़ाया जाए एंड इसके जगह पे सर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर लिखा जाए, तो वी हैव सिंपल लेंथ ऑफ नॉर्मल को ऐसे ही pg इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ अंडर रूट dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। सहमत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत?
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। ओके, अगले कॉन्सेप्ट पे, ये तो हमारा 3 हो गया, 4 पे भी चल लेते हैं बच्चों। 4th नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो 4th नंबर पे कौन बच गया हमारे पास? सब टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, तो सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू क्या चीज? mg। ऑल राइट, अब इस mg के जगह पे आप आइए, इस mg को देखिए, ये mg था कहां? ये mg था हमारे पास यहाँ पे। तो सर ये mg में हम लोग tan 90 माइनस थीटा लगा दे क्या? क्या कहते हैं? तो अगर इसमें हम लोग सर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा लगा दें, देन ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? किस ट्रायंगल में? वही ट्रायंगल जिसके लिए, जिसमें नॉर्मल में हम लोग जिस ट्रायंगल को लिया था, पीएमजी ट्रायंगल में। ऑल राइट, तो tan 90 माइनस थीटा जो हो गया वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर पीएम और बेस एमजी। तो इसके जगह पे बच्चों हम लोग पीएम अपॉन एमजी लिख पाएंगे। इजी, बहुत इजी रोशन आज का कॉन्सेप्ट। तो कॉट थीटा ये बन गया सबसे पहले, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बच्चा लोग भूलता है, एंड भूलना मना है। रेसिप्रोकल कर दें तो वी हैव mg अपॉन pm। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं mg इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास बच्चों mg अपॉन pm इज इक्वल टू tan थीटा। ऑल राइट, तो mg इज इक्वल टू बताइए क्या हो गया? pm tan थीटा। एंड इस mg के जगह पे, mg ही तो हमारा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, एंड इस pm की जगह पे y पुट कर सकते हैं, अभी तक 3 बार पुट कर चुके हैं। तो एक हमारा ये हो गया। एंड आज भी याद रखिएगा थीटा क्या है रोशन बताओ? ये थीटा कौन सा एंगल? ये पक्का भूलोगे, बताओ, भूल गए? यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे यही बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों, बट आप कंफ्यूज मत रहना। आप देखना mg इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, mg इज इक्वल टू y, एंड इस tan थीटा की जगह पे सर m लिख दिए। तो लो सर, ये स्लोप के फॉर्म में भी आपने दिखा दिया m के फॉर्म में। अब तीसरा dy अपॉन dx के टर्म में, यानी कि सबसे प्यारा अगर सर दिखता है इन चारों में, तो वो तो हमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दिखता है ना। हाँ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सबसे प्यारा इस चारों में दिख रहा है, एंड दिस इज द बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। याद रहेगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, जरूर याद रखिए। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन याद रखना है? स्टार लगा दें या समझ गए? ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, अलग कलर से स्टार चमकना चाहिए। चलो रेड कलर, ये आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों। ये भी याद रख सकते हो डबल स्टार पे, ये याद रख सकते हो डबल स्टार पे, हाँ स्टार लगा देते। एंड ये याद रख सकते हो ट्रिपल स्टार पे, ये याद रखो डबल स्टार, मतलब कम इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। ऑलराइट ना, बहुत आसान सब, एंड बहुत काम का बच्चों, इतना काम का कि पूछो ही मत। ये याद रख सकते हो, एंड ये भी याद रख सकते हो। स्टार मैंने लगा दिया हर जगह, जो जो आपको जरूर याद रखना है ना। एंड मैंने हाईलाइट भी कर रखा है येलो कलर से। तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसको बच्चों हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखा। ऑलराइट, बट कहानी इतना पे खत्म नहीं होगी। अब कहानी में ये मजेदार बात है कि इस पे कितने प्यारे प्यारे सर क्वेश्चन आ चुके हैं, या आते हैं, या बनते। आइए जरा उस क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करें। तो इफ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट कर्व इज कांस्टेंट,
कहता है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है इस कर्व पे किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर लीजिए, वो ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये आपको बच्चों प्रूव करना है। दिख गया? हो जाएगा या नहीं हो, बताइए। देन फाइंड एन, ठीक है, प्रूफ मत कीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट टू कर्व y to the power n is equal to a to the power n minus 1 into x is constant n, then find n। n बताइए क्या हो जाएगा? आसान ना? बताना सच में होगा कि नहीं। यस, बनाइए प्लीज। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास कर्व दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा, y टू दी पावर n, y टू दी पावर n वाला कर्व है आज आपके पास, इज इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस 1। क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट इंटू x, ये हमारा कर्व। तो बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपको याद करना होगा। कहोगे सर अभी अभी तो आप सिखाए थे, अभी अभी आपने बताया कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होगा वह क्या होगा? बताओ, भूल गए? ओ माय गॉड, इतना याददाश्त तेज, बादाम खाओ। सब नॉर्मल, यस, क्या सबसे प्यारा था? y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे प्यारा था, है ना? एंड बच्चों यहां से अब हम लोग इसको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा सर, सब नॉर्मल के लेंथ को फाइंड करने के लिए। यस, तो अगर इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले सर n y टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1, तो कांस्टेंट, एंड x का डेरिवेटिव तो 1। तो यहां से बड़ा ही प्यारा मिला सर कि डी वाई अपॉन डी एक्स ना हमारे पास हो गया n y सॉरी a टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन वाई टू दी पावर n माइनस 1। ये हमारे पास निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। किस पॉइंट पे अभी नहीं पता। ऑल राइट नाउ, तो अब क्या करो, अब क्या करो? तो सर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का आपने फॉर्मूला बता ही दिया, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम लोग सर a टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन वाई टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। सहमत और नॉट सहमत बताइए? n माइनस 1, यस और नो? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दिस इज, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? n माइनस 1 है, y के पावर में n माइनस 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट, x की जगह पे कुछ भी रखो, y की जगह पे कुछ भी रखो, वह कांस्टेंट रहेगा। यानी इस चीजों को इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y बनाना होगा। ये बात समझ में आया? पर अभी इंडिपेंडेंट यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इसमें ना ही x का टर्म रहना चाहिए ना ही y का टर्म रहना चाहिए। तो x वैसे भी नहीं है सर, लेकिन y के टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया हमारे पास a टू दी पावर n माइनस 1, एंड यहां पे हम लोग इस y को अगर नीचे ले आए देन वी कैन राइट n माइनस 2, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यह एक कांस्टेंट है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y बोथ। तो x से तो है ही है, अब y से कांस्टेंट होने के लिए
आप ये कहना चाह रहे हो चिल्ला चिल्ला के कि n-2 को पक्का 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमारा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वह एक कांस्टेंट हो। यानी कि यहां से आप ये देख सकते हो कि n = 2 is our right answer. I hope you understood it very well. Yes sir. बहुत शानदार, छोटा लेकिन काफी कॉन्सेप्ट, इसको गायब होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को गायब होना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे को, तभी एक कांस्टेंट है ये। a⁻n-1 डिवाइडेड बाई n एक कांस्टेंट, चाहे x कुछ भी हो y कुछ भी हो, है ही नहीं तो कांस्टेंट यही आएगा हर बार। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट पे अगर आप सब नॉर्मल फाइंड करो तो वो ऑलवेज कह रहा है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट आएगा। तो n की जगह पे बताइए जनाब क्या होगा। दिस इज योर राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेईई प्रोफाइल का। आई होप कि आपको ये समझने में काफी मजा आया। नाउ अब बच्चों बढ़ते हैं, थके तो नहीं, एक और प्रश्न। यस जरा बताइए आप हमें लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, हाँ एट 4,1 टू कर्व। सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भूल गए, बोले कैसे भूल गए, क्या याद है, कुछ याद है? हम तो कहेंगे सबसे बेसिक वाला याद है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ओके हाँ सर सबसे बेसिक वाला तो सबको याद रहता है, नहीं सबको नहीं याद रहता, भूल जाता है नालायक। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया क्या चीज, y इंटू कॉट थीटा। क्या आया याद? यही है सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे गजब की काम की बात। अब हमारे पास कर्व है, एंड पॉइंट है सर, तो सबसे पहले इस कर्व को देखते हैं। √x प्लस √y इज इक्वल टू 3 हमारे पास कर्व, एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट 4,1। तो सबसे पहले सर हमें tan थीटा निकाल के दे दो आप, यानी कि स्लोप निकाल के दे दो। आ रही मेरी बात? तो उससे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो √x का डेरिवेटिव याद रख के रहना 1/2 √x, एंड √y का डेरिवेटिव भी याद रखना 1/2 √y, एंड हाँ dy/dx साथ में लगा रहेगा, एंड 3 का डेरिवेटिव 0। लो इतना आसान कर दिया। अब क्या करो सर, अब करेंगे dy/dx के बारे में जानकारी इकट्ठा। dy/dx क्या होगा? सबसे पहली बात ये तो चला गया इधर -2 √x, एंड इस 2 को 2 से सर कैंसिल आउट कर दो, तो dy/dx हमारे पास माइनस ऑफ √y अपॉन √x, एंड सर किस पॉइंट पे? 4,1। 4,1 गेटिंग और नॉट गेटिंग? 4,1। इसका मतलब सर y की जगह पे 1 एंड x की जगह पे 4 पुट करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 4,1 जो है वो 1/2, यानी कि वी कैन से कि tan थीटा -1/2, एंड tan थीटा -1/2 आ गया तो छोटा बच्चा है क्या, समझ रहे हो? हाँ छोटा बच्चा भी क्या करेगा, cot थीटा -2 बोल के निकल जाएगा। हाँ हाँ तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अगर आपको फाइंड करना है तो y इंटू कॉट थीटा, एंड बच्चों y की जगह पे क्या रखोगे, ये होता है हमारा x, y। हमने जो उस फिगर में एज्यूम करा था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को x, y, ये होता है y। हर जगह y है, भूलोगे तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं करोगे, मैंने पहले नहीं बताया था। बताओ हर जगह y है, ये y क्या है? दिस y इज द
ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। प्रवीर कंफ्यूज तो नहीं हो गए? उस समय पूछे भी नहीं कि सर ये वाई हर जगह क्यों टांग रहे हैं, इस वाई की इंपॉर्टेंस क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। तो वाई हमारे पास 1 है एंड कॉट थीटा अभी निकल के आया -2। एंड सर हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि लेंथ जो होगा ये तो मॉड में ही होगा, देख लो आज ही इसकी जरूरत पड़ गई। तो यह -2 का मॉड जो कि हमारा 2 यूनिट लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ में? बताइए हाँ या आसान, बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट, परेशानी कुछ नहीं बच्चों। ऑलराइट, चल एक और हो जाए। थक रहे हैं, हमको पता है DPP2 मिल चुका है आपको, वो DPP2 बना लीजिए, टेंजेंट नॉर्मल खत्म। अगले दिन नए टॉपिक को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। आइए, क्या कह रहा है? फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा, आज कर्व बच्चों उखरे उखरे मिजाज में आए, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में। कोई बात नहीं सर, हमें तो बस लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आप बता दो। हम बोले आज ही तो आते आते बताए थे कि लेंथ ऑफ नॉर्मल किसकी इक्वल? लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू वाई सेक थीटा। सहमत? वाई सेक थीटा। तो सर सबसे पहले हमें y दिया हुआ है तो हमें dy/dx यानी कि tan थीटा निकालना चाहिए। हम बोले हाँ, तो अगर आपको y दिया है a इंटू 1 प्लस साइन टी, तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लें तो dy/dt जो हो गया वह a कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया एंड साइन टी का हो गया cos t, यानी कि यहां से dy/dt निकल गया। ठीक है सर, x इज इक्वल टू भी कुछ दे रखा है 1 माइनस cos t, तो यहां से सर dx/dt फाइंड आउट कर लेते हैं। a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन टी जो कि प्लस हो गया। तो नाउ बच्चों वी हैव dy/dt divided by dx/dt is equal to a cos t divided by a sin t। से a से a कैंसिल आउट एंड दिस बिकम क्या चीज? cot t। ओ माय गॉड सर, ये तो cot t आ गया एंड दिस इज द dy/dx। मत घबराना, मत कंफ्यूज होना, ये cot t है, ओके, dy/dx, यानी कि ये हमारा m जो है ये cot t है। हम अब की बार tan नहीं डाल रहे, tan डालेंगे तो आपको डर लगने लगे। एंड अब कहेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल को आप क्या लिख सकते हो? y/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखवा दोगे हमसे 1 प्लस m स्क्वायर। सहमत और नॉट सहमत? तो इस m इसके जगह पे आप हमसे लिखवाओगे क्या चीज? 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी। यस, कॉट स्क्वायर टी ना, समझ रहे हैं मेरी बात? एंड टी तो हमारा सर पैरामीटर होगा, राइट, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी क्या बन गया? कॉसेक टी। सहमत? कंफ्यूजन तो नहीं? एंड सर इस y की जगह पे आप क्या सर किस पॉइंट पे टेंजेंसी? हम बोले भैया ये तो एक पॉइंट ही तो है, हाँ लेकिन पैरामेट्रिक पॉइंट है, उससे क्या मतलब, बट पॉइंट ही तो है। तो इसका मतलब सर y के जगह पे आज के दिन हमें a इंटू 1 प्लस साइन टी लिखना चाहिए इंटू का कॉसेक टी। दिस इज द बच्चों फाइनल। पक्का समझ में आया होगा, मजा ही आ गया होगा इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझकर। यस, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कितने शानदार, कितने बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट कितने आसान बना करके हम आपके सामने रखे हैं, एकदम आराम आराम। इससे लगना चाहिए कि हाँ सर आसान है।
चलते चलते एक बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सभी के लिए होमवर्क चलते चलते वाला है ना, परंपरा के अंतर्गत, ताकि आप इस क्वेश्चन को बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है जरूर बताइए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नए कॉन्सेप्ट को, नए टॉपिक को सीखेंगे। आज के दिन में बच्चों टेंजेंट नॉर्मल हमारा फिनिश हो चुका है। टेंजेंट नॉर्मल के पहले आप डीपीपी को बनाइए, जो कि बेसिक लेवल के जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया उस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन मिला उसको बनाना है। एंड वो जब बन जाए तब आपको टेंजेंट नॉर्मल के सीट को बनाने चाहिए, जेई लेवल के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। तो जैसे ही आप डीपीपी बना लो या बन गया हो, 1 2 4 5 डाउट को छोड़ करके, तो आप मेरे से एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जो हैं उस क्वेश्चन का आप मेरे से जरूर सीट मंगवा लेना एंड आंसर की, एंड उसको आप सॉल्व करना। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हंसते मुस्कुराते और पढ़ते